प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार की कहानी। देखिए विद्यार्थियों, कल हमने मौर्य वंश के संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। तो विद्यार्थियों, आज हम 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक का जो बिंदुसार का काल है वो, और उसके बाद 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का काल जो सम्राट अशोक का काल है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, तो हम शुरू करते हैं मौर्य वंश के दूसरे शासक सम्राट बिंदुसार। सबसे पहले एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए विद्यार्थियों, 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो बिंदुसार का काल है। चंद्रगुप्त का काल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। तो देखिए विद्यार्थियों, जब हम दूसरे शासक बिंदुसार, इस बिंदुसार के समय को देखते हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इनका काल क्या है। देखिए विद्यार्थियों, 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस बिंदुसार के समय इसकी कुछ उपाधियां हैं। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाना जाता था। देखिए विद्यार्थियों, इसे यूनानी शासकों ने, इसके समय यूनानी आक्रमण होते हैं, तो यूनानी शासकों ने बिंदुसार को क्या कहा? अमित्रोसेटस का। क्या कहा? अमित्रोसेटस। प्रश्न आपसे छोटा पूछ सकते हैं कि बिंदुसार को यूनानी शासकों ने किस नाम से पुकारा? तो साथियों, नाम आएगा अमित्रोसेटस। अब देखिए इसके बाद इसे वायु पुराण के अंदर, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? भद्रसार। और उसके बाद उसे जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता? सिंहसेन। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछे छोटा सा, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बिंदुसार को यूनानी शासकों ने क्या कहा? अमित्रोसेटस। वायु पुराण में उसे क्या कहा जाता था? भद्रसार। जैन ग्रंथ में उसे क्या कहा जाता था? सिंहसेन। तो इसकी ये अमित्रोसेटस, भद्रसार, सिंहसेन, 3 प्रकार से इसके नाम उल्लिखित मिलते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इससे आगे हम बात करते हैं इसकी, किसकी? इसी बिंदुसार की। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, ये जो काल है वो किसका है? बिंदुसार का। तो बिंदुसार की 3 बातें हमने देख ली कि इसे यूनानी शासकों ने अमित्रोसेटस, और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन, और कुछ इसे भद्रसार, यानी कि इसको भद्रसार के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले इसके समय की आपको 2 बातें याद रखनी हैं। क्या है इसकी 2 बातें? वो देखिए। देखिए विद्यार्थियों, एक यूनानी शासक था, यूनान के एक शासक जिसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस।
निकेटर। एंटियोकस निकेटर ने, इस यूनानी शासक ने इसके दरबार के अंदर एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डाईमैकस। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि यूनान के शासक एंटियोकस निकेटर ने बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत बना करके भेजा था? तो आपका उत्तर होगा डाईमैकस। दूसरी बात क्या है देखिए, तो विद्यार्थियों दूसरी बात इसके लिए यह है कि मिस्र के राजा, किसके राजा? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने, कौन था? फिलाडेल्फस ने इसके दरबार के अंदर एक राजदूत भेजा। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। किसको भेजा? किसे भेजा? डायोनिसियस। तो डायोनिसियस को इसके दरबार में भेजता है कौन? मिस्र का राजा फिलाडेल्फस। तो दो प्रश्न इसके लिए मोस्ट बनते हैं कि यूनानी शासक एंटियोकस निकेटर व मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने किन दो राजदूतों को बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो आपका उत्तर होगा डाईमैकस और डायोनिसियस। दो इसके दरबार में राजदूत आते हैं, डाईमैकस और डायोनिसियस। अब देखिए विद्यार्थियों, दो बात ये मोस्ट हो गई। इसके बाद एक बात ये भी आती है कि इस समय, किस समय? इस बिंदुसार के समय। बिंदुसार के समय हमने इससे पहले पढ़ा था कि तक्षशिला इसकी राजधानी, तक्षशिला इनका क्षेत्र था, वो भी इनके अंडर में था। तो तक्षशिला में इस समय क्या है कि विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्रोह। तो बिंदुसार ने इन विद्रोह को दबाने के लिए अपने दो पुत्र, कितने पुत्र? दो पुत्र। पहला पुत्र कौन गया? पुत्रों को भेजा और पहले पुत्र था वो था अशोक। इस अशोक को जब तक्षशिला विद्रोह में दबाने के लिए पहली बार आक्रमण होता है तब भेजता है बिंदुसार। जब दूसरी बार इसी तक्षशिला पर विद्रोह होता है तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भी भेजता है। तो इस प्रकार इन दोनों विद्रोह को दबाने के लिए, तक्षशिला में हुए दो विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने दोनों पुत्रों को भेजता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किन को भेजा? तो प्रथम बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को। अब देखिए, इसके बाद में बिंदुसार ने जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अखिल भारतीय क्षेत्र था वही था, अखिल भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन इतने इसके बाद जो इतना जो क्षेत्र था दक्षिणी भारत का, इस दक्षिणी भारत के क्षेत्र पर इन मौर्यों का शासन नहीं था, इनके ऊपर के मौर्यों का शासन था। तो बिंदुसार ने इस दक्षिणी भारत को जीतने के लिए भी अभियान किया, लेकिन बिंदुसार इस अभियान में सफल नहीं हो पाता है। इस अभियान में सफल होता है सम्राट अशोक, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो सम्राट अशोक इस दक्षिणी भारत के अभियान में विजयी होता है और इसका उल्लेख हमें उड़ीसा के दो अभिलेख मिलते हैं। कितने अभिलेख मिलते हैं? अशोक के दो अभिलेख हैं उड़ीसा के अंदर, जो कलिंग का अभिलेख और कलिंग में, तो कलिंग में जो दो अभिलेख मिलते हैं उन अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि अशोक ने दक्षिणी भारत के अभियानों का अभियान किए थे और उन अभियानों में अशोक है वो विजयी होता है। तो वो दो कौन से अभिलेख है? मास्की और गुर्जरा। इन दोनों अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि दक्षिणी भारत के अभियानों में बिंदुसार विजयी नहीं हो पाया, लेकिन अशोक इस दक्षिणी भारत को जीत पाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से बिंदुसार की ये जीवन परिचय और थोड़ा सा इनका राजनीतिक कार्य था। अब हम पढ़ते हैं आगे सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का कार्यकाल देखिए विद्यार्थियों,
272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का काल सम्राट अशोक का काल माना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले मैं एक प्रश्न आपको बता दूं, छोटा सा प्रश्न है, पूछने की संभावना रहती है। देखिए प्रश्न है कि भारत में प्रथम अखिल भारतीय राज्य या अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय साम्राज्य। देखिए सर्वप्रथम भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अखिल भारतीय साम्राज्य कहां कहां तक था, इनमें कौन कौन से इन मौर्यों के पास में आते थे। देखिए सबसे पहले देखिए यहां वर्तमान का जो पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में एक यहां क्षेत्र था जिसका नाम था काबुल। तो अफगानिस्तान में काबुल या कश्मीर, यहां बिहार और यहां बंगाल और इधर गुजरात, ये इस समय मौर्यों के पास में क्षेत्र हुआ करते थे। और यहां उड़ीसा तक का क्षेत्र इन सम्राट अशोक के पास में हुआ करता था। अब देखिए ये जो इतना क्षेत्र था, इस क्षेत्र को सम्राट अशोक है वो जीत पाए फिर बाद में, लेकिन इनसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ये जीत नहीं पाया। तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार इनके पास में काबुल, कश्मीर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और गुजरात तक का क्षेत्र आया करता था। तो अब हम शुरू करते हैं सम्राट अशोक की कहानी। अशोक महान। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, इसके लिए एक जो याद रखने का तथ्य है वो है कलिंग युद्ध। कौन सा है? कलिंग युद्ध। अशोक ने 261 ईसा पूर्व, कब? 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा के, कलिंग कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा के शासक नंदराज को हराने के लिए उड़ीसा या कलिंग अभियान चलाया। इस समय इस नंदराज को हरा दिया। हराने के बाद सम्राट अशोक ने जब ये युद्ध लड़ा तो उस युद्ध की जो परिस्थितियां देखी तो उसने देखी कि कम से कम इसमें 1 लाख लोग मारे गए। कितने? 1 लाख लोग मारे गए। इतना नरसंहार किया अशोक ने कि उसकी कोई हद नहीं थी। इस 1 लाख लोगों के मारे जाने के कारण अशोक सम्राट का हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है। इस कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने एक कसम ले ली और वो कसम ये ली कि भैरी घोष की जगह, किसकी जगह? भैरी घोष की जगह अब क्या होगा? अब धम घोष होगा। क्या होगा? धम घोष। भैरी घोष का मतलब है युद्ध करना, लेकिन धम घोष का मतलब है धर्म का प्रसार करना। यानी कि इसके बाद, किसके बाद? इस कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और युद्ध करने की बजाय अब अशोक ने धर्म का प्रसार यानी कि धर्म के प्रसार की मन में स्थिति देख ली। देखिए ये प्रश्न वेरी मोस्ट बनता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा के कलिंग पर अभियान चलाया। उड़ीसा के कलिंग के राजा नंदराज को हरा करके वहां पर 1 लाख से अधिक लोगों की जान गई। उस समय इतना नरसंहार होने के कारण
सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसने युद्ध न करने की कसम खा करके भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कितना परिवर्तन हुआ। हर कोई राजा जीतने के बाद ऐसे कदम नहीं उठाया करते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने ये जीत के बाद ही कदम उठाया कि अब मैं युद्ध के बजाय क्या करूंगा, धर्म का प्रसार करूंगा। यह हमें कलिंग के एक अभिलेख है, मास्की और गुर्जरा, उन अभिलेखों से यह हमें ज्ञात होता है। अब हम इसके आगे की कहानी देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सम्राट ने अशोक ने अब एक शब्द आता है अनुसंधान। क्या आता है? अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रादेशिक रजुक और युक्त को धर्म के प्रसार हेतु भेजना। धर्म के प्रसार हेतु भेजना अनुसंधान कहलाता था। यानी कि सम्राट अशोक ने प्रत्येक 5 वर्ष में प्रादेशिक रजुक और युक्त को धर्म के प्रसार के लिए भेजा करता था। अब देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपसे छोटा सा पूछ सकते हैं। उसके बाद में इसने धम्म यात्रा और धम्म महामात्र जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के कार्य के लिए इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की और धम्म यात्राएं शुरू की, यानी कि धम्म के प्रसार की यात्रा करनी शुरू की। इसने धम्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहां भेजा? श्रीलंका। अपने पुत्र कौन? महेंद्र व अपनी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को धर्म के प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजता है। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न अनुसंधान, धम्म यात्रा, महामात्र आदि प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इन्होंने और कुछ कार्य किए। और क्या कार्य किए इसके बारे में हम देखते हैं। अशोक ने, एक राजा था दारा, इस दारा से प्रभावित होकर अशोक ने कई अभिलेखों को लिखवाना शुरू करवाया। कई अभिलेख है जो हम आगे पढ़ेंगे अशोक के। इन अभिलेखों को लिखवाना शुरू कराया और विद्यार्थियों, इन जो अभिलेख की जो लिपि थी, अधिकांश जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए, उन अभिलेखों की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी। वैसे खरौष्टी में भी मिलते हैं और भी लिपि में मिलते हैं, लेकिन अधिक जो लेख थे वो उसकी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। इन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया? इसको सर्वप्रथम पढ़ने का या वो पढ़ा जेम्स प्रिसेप द्वारा। एक अंग्रेज अफसर था जेम्स प्रिसेप, जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने का कार्य किया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने बिंदुसार वो सम्राट अशोक के बारे में कुछ जीवन परिचय, इनका बातें पढ़ी। आपसे अगर जीवन परिचय से प्रश्न पूछे तो इस प्रकार के आप बिंदुसार वो अशोक के जीवन परिचय का वर्णन दे सकते हो। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में इसमें से छोटे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में बड़े प्रश्न कहां से बनते हैं? देखिए, बड़े प्रश्न इस प्रकार बनते हैं, जैसे प्रशासनिक वर्णन, मौर्य काल का प्रशासनिक वर्णन, सामाजिक जीवन,
आर्थिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था। इस प्रकार से आपसे बड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो हमने आज तक सम्राट अशोक, महाजनपद काल के बाद में हमने मौर्य वंश शुरू किया। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक। तो इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। तो इसको आप याद कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। कल मिलते हैं हम इसी क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।